चलिए भाई शुरू करें आज की बातचीत। आज के JIB 45 डेज सीरीज में गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का, सारे ही JIB एस्पिरेंट्स का। जो इसे लाइव देख रहे हैं आप सबका स्वागत है, और बाद में जो रिकॉर्डेड मोड में देखते हैं आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी, मॉड्यूल डी का ये टॉपिक है, लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज नाम से आपको एक यूनिट दिखाई देगी मॉड्यूल डी में। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और वहां से क्वेश्चंस बने हैं 2023 में भी, 2024 में भी। जब से इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम पेपर जुड़ा है JIB सिलेबस में, तब से ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहा है। तो इस पर आज हमारी बातचीत होगी और इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार में ये पूरा टॉपिक कवर कर लेना या इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर लेना ये थोड़ा मुमकिन नहीं था, इसलिए इसको दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। आज इस किस हिस्से पर बातचीत करेंगे? आज सबसे पहले देखेंगे कि लीज फाइनेंसिंग होता क्या है और लीज फाइनेंसिंग कितने प्रकार के हैं। तो जो टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग, इस पर हमारी बातचीत होगी। और जो कल हमारी मुलाकात होगी उसमें कुछ अदर टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग की बात करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग कई सारे हैं। तो उसमें हम एक एक करके सब पर बातचीत करने वाले हैं, लेकिन 2 दिनों में ही बातचीत होगी। कुछ चर्चा आज और कुछ चर्चा कल की मुलाकात में हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? और इसके बाद फिर हायर परचेज पर भी हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो क्या होता है लीज फाइनेंसिंग, किसका और ये कितने प्रकार का है, ये आज चर्चा का हिस्सा बनेगा। सबसे पहले समझते हैं कि लीज फाइनेंसिंग है क्या। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको पहले समझा देता हूं कि क्या प्रोसेस होता है लीज फाइनेंसिंग का, और फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, तो आपको बात आराम से समझ में आ जाएगी। ध्यान से एक एक करके समझते चलेगा। मान लेते हैं कंपनी है हमारे पास जिसका नाम है कंपनी ABC। क्लियर है? एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है कंपनी ABC। अब ये कंपनी कोई मशीनरी परचेज करना चाहती है। मान लेते हैं वो कोई प्रोडक्शन, एक कैपिटल गुड्स है, कुछ वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसके लिए उसको एक मशीनरी परचेज करना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो उस वस्तु को प्रोड्यूस कर पाए। अब इसने अपने फाइनेंसर से बात की और वो मशीन की वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। मोटे मोटे तौर पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं वो 20 लाख रुपए की मशीन है। सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं आप, अमाउंट कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं कि उस मशीनरी की जो वैल्यू है वो 20 लाख है, 20 लाख की वो मशीन है। तो कंपनी ABC ने अपने जो है आपके अपने अकाउंटेंट से बात की, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की कि साहब ऐसी सी बात है यार, हम मशीन खरीदना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए अभी मशीन खरीदना ठीक होगा, या खरीदने की बजाय कोई और दूसरा रास्ता है, हमें मशीन भी मिल जाए और वो मशीन हमें परचेज ना करना पड़े, तो क्या और भी कुछ रास्ते हैं? तो इनके जो अकाउंटेंट थे, इनके जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा साहब आप मशीन परचेज मत करिए, क्योंकि अगर आप परचेज करेंगे तो 20 लाख रुपए आपको तुरंत पे करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वहाँ सेल एग्रीमेंट बनता है, और सेल में क्या है कि आपको अमाउंट पूरा देना होगा तो आपको वस्तु मिल जाएगी। तो कंपनी ABC ने कहा यार तो अच्छी बात है, ओनरशिप भी तो मिल जाएगी। तो उनके सलाहकारों ने समझाया, उनके अकाउंटेंट ने समझाया, सर मशीनरी की ओनरशिप आप लेके करोगे क्या? ये जो मशीन आप परचेज करने जा रहे हो, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड हो रही है। पता चला 4 साल बाद इसमें नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होकर आ गई और आपके लिए वो टेक्नोलॉजी आवश्यक होगी, जरूरी होगी। तो अब आप इसके ओनर बन चुके हो, आप पूरा पैसा पे करके इसको खरीद रहे हैं, फिर आपको ये बेचनी पड़े या बदलनी पड़े। उससे अच्छा है कि आप एक काम करिए, ऐसी मशीन को परचेज करने के बजाय आप लीज पर ले लीजिए। इससे फायदा आपका ये होगा कि आपको इमीडिएट सारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, कैश आपके पास होगा और कंपनी के पास कैश बचा रहना जरूरी होता है। तो आप इसे लीज पर ले लीजिए, आप इसे परचेज मत करिए, आपको सिर्फ लीज रेंटल पे करना होगा और 2-3 साल के बाद आप इसे वापस कर दीजिएगा। तो आपके पास अगर कल को कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो आप जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी होगी आप उसको लीज पर ले लीजिएगा। तो आप खरीदेंगे, अगर नहीं तो आपको ये फायदे मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति से बात की जो मशीन को लीज पर प्रोवाइड करता है। यहां पर एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं जिनका नाम है, मान लेते हैं आदित्य। अब आदित्य ने ये मशीनरी मैन्युफैक्चरर से परचेज की और आदित्य अभी आदित्य क्या है, इस मशीन के ओनर है। अभी आदित्य क्या है बाबू, इस मशीन के ओनर है। तो कंपनी ABC ने आदित्य से बात की और उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर मशीन को हम आपसे एक तरीके से रेंट पर चाहते हैं, यानी लीज पर चाहते हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है। आदित्य ने ये मशीन इस कंपनी ABC को किस पर दे दिया, लीज पर दे दिया। अब ये दोनों पार्टीज यहां पर क्या कहलाएंगी, यहां पर जो ओनर है यानी जो आदित्य हैं वो कहलाते हैं, एक एक करके ध्यान समझिएगा, इन्हें कहा जाएगा लेसर। और जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने इस मशीन को लीज पर लिया है वो कहलाता है लेसी। क्लियर है? और मान लेते हैं ये लीज हुआ है 5 साल का, 5 ईयर का लीज हुआ है। तो अब यहां पर आपको ध्यान से ही समझना है कि ये जो लीज हुआ है इसमें मशीनरी को परचेज नहीं की गई है, बल्कि एक तरीके से रेंट पर लिया गया है। इस लीज के बदले कंपनी ABC लेसर को यानी ओनर को पे करेगी एक लीज रेंटल, यानी एक पीरियोडिक लीज रेंटल पे किया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? लीज रेंटल इसमें पे किया जाएगा। तो लीज एग्रीमेंट में क्या है, लीज एग्रीमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से
किसी वस्तु को, अमूमन लीज पर वो वस्तु ली जाती है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मशीनरी हो गई, कैपिटल गुड्स हो गया, व्हीकल्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या है लीज पर ली जाती है क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप एक बार में पे नहीं करना चाहते या पे करना उतना बेहतर आप नहीं समझते क्योंकि कैश आपके हाथ से चला जाएगा, तो आप उसे लीज पर ले लेते हैं। तो ऐसे केस में जो व्यक्ति यहाँ पर लीज पर दे रहा है, यानी जो ओनर है बेसिकली उस प्रॉपर्टी का, उस गुड्स का, वो लेसर कहलाएगा और जिस व्यक्ति ने लीज पर लिया है वो लेसी कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बन रहा है, इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं लीज एग्रीमेंट। इसे हम क्या कहते हैं बाबू? लीज एग्रीमेंट कहा जाता है। अब लीज एग्रीमेंट में आप जो लेसी है वो लेसर को इस लीज में जो वस्तु ले रहा है, जो कैपिटल गुड्स या जो मशीनरी वो लीज पर ले रहा है, उसके बदले क्या प्रोवाइड करेगा? लीज रेंटल प्रोवाइड करेगा। इन्हें क्या मिलेगा? आदित्य को उससे इनकम होगी, लीज रेंटल के रूप में उन्हें इनकम हो रही, जो पीरियोडिक रूप में लीज रेंटल के रूप में उनको मिलती रहेगी। और कंपनी का क्या फायदा हुआ कि उसको ये मशीनरी जो 20 लाख की वैल्यू या 30 लाख की वैल्यू का, तो उसे परचेज नहीं करना पड़ा, उसने उसे लीज रेंट पर ले लिया, रेंट पर एक तरीके से लीज पर ले लिया और उसने अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अब यहां पर कुछ और बातें समझें। लीज फाइनेंसिंग, यानी इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीज फाइनेंसिंग कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग में कुछ बातें आपको ध्यान समझना है। पहले तो दोनों पार्टीज का नाम है, आप याद रखिए। अगर बहुत आसान पेपर बना तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। दूसरा, लीज फाइनेंसिंग में ध्यान से एक बात को समझिएगा, ये जो ओनरशिप होती है ये लेसर के पास ही बनी होती है, कंपनी एबीसी के पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आता है। यानी लीज फाइनेंसिंग एक ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक पार्टी जो लेसर है अपनी किसी मशीनरी को लीज पर देता है, एक सेकेंड पार्टी को लीज पर देने का मतलब उसका पोजीशन लीज पर दिया जाता है, यानी राइट टू यूज। पोजीशन का मतलब है राइट टू यूज। आपके पास उस वस्तु को, जितने समय के लिए आपने उस वस्तु को लीज पर लिया है, उसको उपयोग करने का अधिकार है, उसको यूज करने का आपके पास राइट है। ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगी। तो लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप लेसर के पास ही बनी रहती है, सिर्फ और सिर्फ उस टर्म के जो आपका अग्रीड टाइम पीरियड है उसमें सिर्फ आपके पास पोजीशन आता है। यानी लेसी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? इस वस्तु का पोजीशन आएगा, ना कि ओनरशिप आएगी। ओनरशिप जो है वो रिमेन्स होती है, वो रहती है, वो बनी रहती है किसके पास? ओनर, यानी लेसर के पास। इतनी बात समझ में आ गया। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। क्या सर इसमें एक ऑप्शन होता है कि हम 5 साल के बाद इस वस्तु को वापस ना करें? अब एक चीज आपको क्लियर है कि अगर सिर्फ पोजीशन आया है और 5 साल का लीज एग्रीमेंट हुआ है, यानी आफ्टर 5 ईयर ये जो मशीन है ये ओनर को वापस कर दी जाएगी। ये लेसी लेसर को क्या कर देगा? वापस कर देगा। तो अब उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा लीज एग्रीमेंट या लीज फाइनेंसिंग समझ में आ गया होगा। 5 साल के बाद ये मशीन वापस हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? क्या कोई ऐसा भी ऑप्शन होता है कि 5 साल के बाद ओनरशिप भी इन्हें मिल जाए? क्लियर है? या एक निश्चित समय के बाद लीज एग्रीमेंट के समाप्त होने के बाद ओनरशिप मिल जाए? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा एक प्रकार की लीज में होता है जिसको हम कैपिटल लीज बोलते हैं। क्लियर है? तो कैपिटल लीज एक लॉन्ग टर्म का लीज होता है जहां पर ये ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो ओनरशिप भी बाद में ले सकते हैं पेमेंट करके, लेकिन ये सिर्फ आपको कैपिटल लीज या इसका एक दूसरा नाम फाइनेंस लीज भी है, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है। बाकी किसी लीज में ये ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी सारी लीज में जो लेसी है वो वस्तु को रिटर्न कर देगा जब लीज एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा, या जितने समय के लिए उसने लीज पर लिया था उतने समय के बाद वस्तु रिटर्न कर दी जाएगी। अब अगर मैं आपको इसका पूरा एक डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन इसकी क्या निकल के आई कि लीज फाइनेंसिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें लेसर वस्तु के पोजीशन को ट्रांसफर करता है, गुड्स के पोजीशन को ट्रांसफर करता है लेसी को। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उपयोग करने के लिए, जिसके बदले लेसर लेसी को पे करता है एक लीज रेंटल जो पहले से ही फिक्स होता है। और इस एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट कहा जाता है। टाइम पीरियड समाप्त होने के बाद, यानी लीज एग्रीमेंट के पीरियड के समाप्त होने के बाद लेसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लेसर को वो वस्तु वापस कर दे। लेकिन फाइनेंस लीज या जिसको हम कैपिटल लीज कहते हैं उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक ऑप्शन है उसमें कि आप ओनरशिप को ले सकते हैं, यानी लेसी के पास ओनरशिप आ सकती है बाकी पेमेंट करके, लेकिन वो कैपिटल लीज में है। बाकी सारी लीज में लेसी उस वस्तु को लेसर को लीज एग्रीमेंट के समाप्ति पर वापस करेगा। क्लियर है? और आपको यह ध्यान रखना है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। पोजीशन का मतलब होता है राइट टू यूज। पोजीशन का क्या मतलब है? राइट टू यूज। इस डायग्राम को ठीक से देख लीजिए, उम्मीद है आपको बातचीत बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और लीज की डेफिनेशन पर समझते हैं। देखिए क्या है, लीज फाइनेंसिंग इज अ पॉपुलर मीडियम and long-term financing option, popular medium and long-term financing option in which the owner of an asset grant another person the right to use the asset in exchange for periodic payment. periodic payment को ही हम यहाँ का क्या कहते हैं? लीज रेंटल कहते हैं। फिर से पूरी बात समझते हैं। लीज फाइनेंसिंग क्या है? एक पॉपुलर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन है, फाइनेंसिंग मेथड है जिनमें ओनर ऑफ द असेट कौन होता है? लेसर होता है। ग्रांट अनदर पर्सन द राइट टू यूज, अनदर पर्सन का मतलब लेसी
क्या ग्रांट करता है? राइट टू यूज द असेट, असेट को यूज करने का अधिकार देता है, यानी पोजीशन सिर्फ ट्रांसफर करता है इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। किसके एक्सचेंज में? एक लीज रेंटल यानी पीरियोडिक पेमेंट के एक्सचेंज में। द असेट ओनर इज नोन एज द लेसर, असेट ओनर को क्या कहा जाता है? लेसर कहा जाता है। जो पीछे आदित्य है एग्जाम्पल पर, और जो यूजर है, जो वो यूज कर रहा है, जिसने उस वस्तु को लीज पर ली है, उसको हम क्या कहते हैं? लेसी। पीछे वाले एग्जाम्पल पर कंपनी एबीसी क्या है? लेसी है वहां पर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड बिटवीन द लेसर एंड द लेसी रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, कितना पीरियोडिक पेमेंट होगा, वो सारी बातें लिखी होगी, जिसको हम यहाँ लीज एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। आगे क्या है? आफ्टर द लीज पीरियड इज ओवर, जब लीज पीरियड समाप्त हो जाएगा, द असेट गोज बैक टू द लेसर, जो असेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा वापस किसको? लेसर को, यानी यहां पर वस्तु को रिटर्न करना पड़ेगा लेसी को। तो लेसी की रिस्पांसिबिलिटी है कि लीज पीरियड समाप्त होने के बाद ओनर को यानी लेसर को वस्तु का ट्रांसफर कर दिया जाए। द लेसी इज गिवन द राइट टू यूज द असेट, लेसी के पास उसको अधिकार होता है यूज करने का, लेकिन जो ओनरशिप है वो ओनर के पास है नहीं, लेसर के पास बना रहता है। बट द लेसर रिटेन्स ओनरशिप, लेकिन लेसर के पास ओनरशिप रहती है। एंड द असेट इज रिटर्न टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट, और जो वस्तु है, जो असेट है, जो मशीनरी है, वो लेसर को वापस कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने पर या लीज पीरियड के समाप्त होने पर। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? पढ़ लिया सभी ने? चलें आगे बढ़ें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लीज पर। तो टाइप्स ऑफ लीज में दो लीज आज हम लोग देखने वाले हैं, एक आपका फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज है, और दूसरा आपका ऑपरेटिंग लीज है। मैं पहले आपको इस डायग्राम से इन दोनों को समझा दे रहा हूं। तो लीज फाइनेंसिंग क्या है? ओनरशिप जाएगी या नहीं जाएगी, पोजीशन जाएगा, क्या होगा, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लीज रेंटल क्या होता है, लीज एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब दो लीज देखते हैं, और एक लीज है आपका इकोनॉमिक लीज या कैपिटल लीज या फाइनेंस लीज, और दूसरा है आपका ऑपरेटिंग लीज। समझिए दोनों में अंतर क्या है। अब मान लेते हैं कि ये जो असेट है, ये जो मशीनरी है, मान लेते हैं कि इस असेट की जो टोटल इकोनॉमिक लाइफ है, एग्जांपल के लिए सब लेते हैं, असेट की जो लाइफ है भैया, यानी जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, वो मान लेते हैं 20 साल के लिए। वो कितने साल के लिए? वो 20 ईयर्स के लिए। अब सुनना मेरी एक एक बात को। अगर ओनर ने पोजीशन ट्रांसफर किया है, यानी लेसर ने पोजीशन ट्रांसफर किया है लगभग लगभग पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए, यानी इस व्यक्ति ने, लेसी ने, उस पर्टिकुलर असेट को, पर्टिकुलर मशीनरी को उसकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए, लगभग लगभग पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए लीज पर ले रखा है। जैसे उसकी इकोनॉमिक लाइफ है 20 साल, आपने 16-17 साल के लिए आपने ले लिया, 18 साल के लिए आपने लीज पर ले लिया, तो लगभग लगभग 90% इकोनॉमिक लाइफ आपके साथ ही उसकी, यानी लगभग लगभग उसका इकोनॉमिक लाइफ, उसका जो जीवन है वो 90% आपके साथ बीतेगा। क्लियर है? तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो ये एक लॉन्ग टर्म की लीज कहलाएगी। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक लीज, या इसी को फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज कहा जाता है। बेसिकली ज्यादातर नाम इसका फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज हम लोग सुनते हैं, आपकी किताबों में भी ये फाइनेंस लीज और कैपिटल लीज के नाम से लिखा है। तो कैपिटल लीज में क्या होता है? जो पोजीशन होता है वो लगभग लगभग पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए दिया जाता है, यानी ये लॉन्ग टर्म की लीज होती है। बात नंबर एक, क्योंकि लगभग पूरी इकोनॉमिक लाइफ आप ही यूज करोगे, आप लेसी हो, आपके ही पास वो रहेगा, तो इस पर ध्यान से समझिए। जो डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि मशीनरी का जब उपयोग होगा समय के साथ वो बीतेगा, उस पर समय बीतेगा, वेयर एंड टियर होगा, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होगा वो अपने अकाउंट में कौन दिखाएगा? लेसी दिखाएगा, क्योंकि यही सारी चीजें बियर करेगा। इसके अलावा जो इस पे और एक्सपेंसेस है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, या अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है, वो सब कुछ बियर कौन करेगा? लेसी बियर करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरा लक्षण हो गया, इकोनॉमिक लीज में एक ऑप्शन होता है लेसी के पास, अगर वो चाहे तो इसकी ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद ले सकता है, जितना अमाउंट बचा उतना वो पे करके ओनरशिप ले सकता है, लेकिन ये ऑप्शन है, कोई बाध्यता नहीं है। और सिर्फ यही एक ऐसी लीज है जिसमें ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। हायर परचेज में भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो इकोनॉमिक लीज लॉन्ग टर्म का होता है। इकोनॉमिक लीज लगभग लगभग पूरे आप इकोनॉमिक लाइफ के लिए लीज पर ले रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन वगैरह आप ही अपने अकाउंट में दिखाते हैं, और इसके अलावा इसकी जो वैल्यू कम हो रही है या जो इस पे और एक्सपेंसेस हैं वो लेसी को करना होगा। और साथ ही साथ आपको ये ऑप्शन मिलता है लीज कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने पर, आप चाहे तो इसकी ओनरशिप ले सकते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत होती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म की होती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझे, यानी आदित्य ने, यानी ओनर ने, यानी लेसर ने अगर लेसी को ये वस्तु थोड़े समय के लिए दी है, जैसे मान लेते 20 साल उसका इकोनॉमिक लाइफ है, इससे सिर्फ 5 साल के लिए दिया, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए दिया गया, 5 साल के लिए ही दिया गया, तो ये कैसी लीज हो गई? तुलनात्मक रूप से शॉर्ट टर्म लीज हो गई। तो इकोनॉमिक लीज में, इसमें फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में अगर हम तुलना करेंगे तो सबसे पहला अंतर आता है टाइम पीरियड का। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म की लीज होती है, फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म की लीज होती है। तो ये कुछ समय के लिए लेंगे और 5 साल के बाद इनको वापस करना पड़ेगा, ये असेट को रिटर्न करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस लीज में, ऑपरेटिंग लीज में,
लेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो ओनरशिप अंत में ले ले, कॉन्ट्रैक्ट के अंत में ओनरशिप ले ले, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसको 5 साल के बाद ये वस्तु रिटर्न ही करनी होगी। तीसरा लक्षण, इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है, इस पे जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं, वो यहां पर लेसर बियर करेगा, क्योंकि वो पूरे इकोनॉमिक लाइफ के लिए नहीं रख रहा, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए रख रहा है, बाद में आपको वापस कर दे रहा है। तो सब कुछ कौन बियर करेगा? यहाँ पर लेसर बियर करेगा। एक्सपेंस हो गया, कोई बीमा का प्रीमियम वगैरह हो गया, वो सब यहाँ पर लेसर बियर करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जो आपका ऑपरेटिंग लीज है, उसमें लेसर को एक फायदा ये होता है कि वो एक ही वस्तु को कई लोगों को लीज पर दे सकता है। जैसे 5 साल के लिए आपको दिया, आपसे लीज रेंटल उसने कमाया, 2 साल के लिए किसी और को दे दिया, लीज रेंटल उससे उसने कमाया, 4 साल के लिए किसी और को दे दिया, लीज रेंटल उससे, मतलब 20 साल में वो 2-3 बार इसको लीज पर दे सकता है ना, ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि शॉर्ट टर्म का लीज है। इकोनॉमिक लीज में ये सुविधा लेसर को नहीं मिल पाती है। क्लियर हो गई बाबू इतनी बात? तो ये दोनों अंतर है किसमें, इकोनॉमिक लीज और यानी फाइनेंस लीज, और फाइनेंस लीज का ही दूसरा नाम कैपिटल लीज है, फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज। और किसके साथ अंतर हो गया इसका, ऑपरेटिंग लीज का। अब सिर्फ आपको यहां पर डेफिनेशन पढ़ लेना, सारी बातें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई। फाइनेंस लीज कैसा होगा? लॉन्ग टर्म का होगा। कैसा होता है ये? लॉन्ग टर्म का होता है। क्या इसमें आपको ओनरशिप का ऑप्शन मिलता है लीज रेंट के खत्म होने, लीज एग्रीमेंट के समाप्त होने पर? बिल्कुल मिलता है। लेकिन यहां पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे, डेप्रिसिएशन होगा, वो कौन बियर करेगा? लेसी बियर करेगा, जिसने लीज पर लिया है। बाकी एक्सपेंसेस भी लेसी बियर करेगा। देखो, अ फाइनेंस लीज ऑफन रिफर्ड टू एज अ कैपिटल लीज, फाइनेंस लीज को अमूमन कैपिटल लीज कहते हैं। इंटेल्स अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, वेयर द लेसी essentially assume the risk and reward associated with the ownership। जहां पर जो लेसी है वो सब कुछ अज्यूम करेगा, जो भी रिस्क उस पर होगा, जो भी डेप्रिसिएशन होगा या जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो सब उसको मिलता है। किसको? लेसी को मिलता है, जो ओनरशिप के एसोसिएटेड होती है। फिर क्या है? मिररिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परचेज, लगभग लगभग ये परचेज जैसा ही होता है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन भी बाद में मिलता है। परचेज होता नहीं, सेल एग्रीमेंट नहीं होता, होगा लीज एग्रीमेंट ही। देखिए, इन सिंपलर टर्म्स इट इज अ लीज दैट इफेक्टिवली ट्रांसफर द असेट्स ओनरशिप राइट टू द यूजर बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। क्लियरली यहां पर लिखा है कि इफेक्टिवली क्या कहता है कि ट्रांसफर द असेट ओनरशिप, असेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है किसको? यूजर को, बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म के अंत में। दिस टाइप ऑफ लीज इज कॉमनली यूज फॉर हाई वैल्यू असेट लाइक मशीनरी, व्हीकल और प्रॉपर्टी। हाई वैल्यू जो असेट होते हैं उन पर यूज किया जाता है। और दूसरी बात है क्या है भैया, यहां पर ये लिखा नहीं है, मैंने यहां पर लिख दिया लॉन्ग टर्म। अच्छा, लिखा तो है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें आपको ओनरशिप का एक ऑप्शन मिलेगा। कैपिटल लीज इसकी तुलना में कैसी होती है? शॉर्ट टर्म की लीज होती है, और यहां पर आपको वस्तु लीज एग्रीमेंट के समाप्त होने पर वापस करना पड़ेगा। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म का होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट टू अ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, अगर कंट्रास्ट की बात करेंगे, फाइनेंस लीज से अगर कंट्रास्ट की बात करेंगे, इन कंट्रास्ट टू अ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज इज अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट वेयर इन द ओनर रिटेन्स द असेट्स ओनरशिप थ्रू आउट द लीज पीरियड। तो अगर हम फाइनेंस लीज के एक कंट्रास्ट की बात करें, उसके अपोजिट बात करें, तो जो ऑपरेटिंग लीज होती है वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती है, जहां ओनर जो होता है वो कौन होता है? ओनरशिप पूरे लाइफ टाइम के लिए जो लेसर होता है वही बना रहता है, लेसी के पास ओनरशिप नहीं जाती, सिर्फ पोजीशन जाता है। ऑपरेटिंग लीज आर यूज फॉर असेट विद शॉर्टर लाइफ स्पैन और दो सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज ऑफिस स्पेस, व्हीकल्स और सर्टेन टाइप ऑफ इक्विपमेंट। ऑपरेटिंग लीज उन पे इस्तेमाल किया जाता है जिनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत हो रहा है, जो एडवांसमेंट बहुत हो रहा है, मतलब जिसमें हर 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी बदल जा रही है, 3 साल के बाद टेक्नोलॉजी बदल जा रही है, कोई ऐसी मशीनरी है जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है, तो उसको हम ऑपरेटिंग लीज पर लेते हैं। जैसे आपको एक अपना ऑफिस स्पेस बनाना है, जहां पर आपको लीज पर 100 कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, 100 लैपटॉप चाहिए। अब लैपटॉप हर 4 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नई नई चीजें आ जा रही है, तो उसको फाइनेंस लीज आप क्यों लोगे? क्योंकि फिर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपके लिए, वो फिर स्लो काम करना शुरू कर देगा। तो उससे अच्छा है कि आप हमेशा अपग्रेडेड लैपटॉप का इस्तेमाल करें। तो अगर आप लैपटॉप को लीज पर ले रहे हो, तो आपके लिए बेहतर क्या होगा कि आप उसको ऑपरेटिंग लीज पर लें, शॉर्ट टर्म का लें। यहां पर ओनरशिप का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी डेप्रिसिएशन होगा, वो लेसर बियर करेगा, ना कि लेसी, क्योंकि ये 2 साल बाद, 4 साल बाद, थोड़े समय के बाद वो वापस उसी को चला जाएगा, तो सब कुछ वही बियर करेगा। क्लियर हो गए बाबू इतनी बात? तो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, इस दोनों में आपको अंतर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे अभी लीज एग्रीमेंट के और भी टाइप होते हैं। क्लोज एंडेड लीज है, ओपन एंडेड लीज है, अप फ्रंट लीज है, बैक एंड लीज है, डायरेक्ट लीज है, लीवरेज लीज है। इस पर हम लोग अगली मुलाकात में बात करेंगे। लीज पर अभी और आगे बातचीत होनी। इसके अलावा मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूं कि क्या चीजें आपके लिए बेहतर आ चुकी हैं। होली पर आपको हमारी तरफ से बहुत जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इस डिस्काउंट में आपको जितने भी महापैक्स हैं, खैर अभी मैं जेआईबी की बात आपसे करूं क्योंकि आप जेआईबी के एस्पिरेंट्स हैं, ये महापैक पर जो ऑफ है वो जेआईबी सीआईबी दोनों के लिए। तो जितने भी हमारे महापैक्स हैं उन पर आपको फ्लैट 500 का डिस्काउंट मिलेगा, और जितने भी हमारे लाइव बैचेस हैं उन पर 300 का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होली के अवसर पर इसको लाया गया है। तो 14 ऑफ मार्च से लेके 18 ऑफ मार्च तक आपको ये ऑफर मिलेगा, आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो आप इन डेट के बीच में इन ऑफर का लाभ ले सकते हैं।
अब अगर हम इस ऑफर की बात करें महापैक में और इन सब की, तो इसकी फीस थोड़ी कम हो गई आपके लिए क्योंकि ये ऑफर चल रहे हैं। तो 6 मंथ का महापैक आपको प्राइस दिख रही होगी, 12 मंथ का महापैक, 24 मंथ का महापैक है। 18 तक इनकी प्राइस कम रहेगी क्योंकि इन पर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। बाकी ये 3 वैलिडिटी में आपके लिए अवेलेबल है। लाइव बैचेस की बात करें तो अभी एमसीक्यूज बैच आपके चल रहे थे, जबरदस्त उस पर रिस्पॉन्स रहा, और आपके लिए हम क्रैश कोर्स बैच को भी लॉन्च कर चुके हैं। ये क्रैश कोर्स बैच वो बैच है जिसमें आपको कम समय में हम सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। तो क्रैश कोर्स बैच पहली बार आप देख रहे होंगे, मतलब पीडब्ल्यू पहली बार इसको आपके लिए लेकर आ रहा है बेसिकली। तो ये बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ 699 में, इस दौरान है ना, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको ये बैच मिलने वाला है, क्योंकि इस पर भी हम आपको अभी डिस्काउंट अवेल करा रहे हैं। तो इसमें क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं आपकी, 22 तारीख से क्लासेस इसमें शुरू हो रही, 22 मार्च से क्रैश कोर्स में क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। इनके अलावा आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको मिलते ही हैं, चारों सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में है। तो होली का ये जो आपको लाभ मिल रहा है, 500 फ्लैट ऑफ होगा आपके सारे महापैक्स पर जेआईबी के, 300 ऑफ होगा जेआईबी के सारे ही लाइव बैचेस पर। बुक्स के बारे में मैं आपसे बातचीत करता ही रहता हूँ, कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाए, सिंपली सर्च करें आशीष सर JAIB CIB एग्जाम, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं, कल आपसे जो मुलाकात होगी शाम को 7 बजे हम लीज फाइनेंस के जो अदर टाइप्स हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।